गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल वाली क्लास में हमने सेल के विद्युत वाहक बल का मापन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेल का नोटेशन, चिन्ह परिपाटी संकेतन के बारे में डिस्कस किया था। और आज का जो टॉपिक है हमारा मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड सेल की सहायता से हम किसी भी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल माप सकते हैं और इनके लिए कुछ विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो लंबे समय तक स्थिर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा, ये रिवर्सिबल होने चाहिए, उत्क्रमणीय होनी चाहिए। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो उत्क्रमणीय होनी चाहिए। तीसरा, इसमें कुछ मात्रा में धारा प्रवाहित करने पर इनका जो ईएमएफ वैल्यू होती है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, इसका जो ताप गुणांक होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वो बहुत कम होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम वेस्टर्न मानक सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो वेस्टर्न मानक सेल होता है वो एक एच आकार की कांच की बनी हुई ट्यूब होती है और जिनके पेंदे में पारा भरा हुआ रहता है और इनमें से एक ट्यूब एनोड का काम करती हैं तथा एक ट्यूब कैथोड का काम करती हैं। जो एनोड की ट्यूब है उसके ऊपर कैडमियम का अमलगम भरा रहता है और जस्ट इसके ऊपर कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल भरे हुए रहते हैं। और इसी तरह से जो कैथोड ट्यूब है उसके ऊपर पेंदे के अंदर पारा भरा रहेगा, जबकि उसके जस्ट ऊपर मर्क्यूरी सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में कैडमियम सल्फेट के क्रिस्टल भरे हुए रहते हैं। और जस्ट इनके ऊपर कैडमियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है और इन ट्यूब को हम मोम की सहायता से बंद कर देते हैं और यहाँ पर पेंदे से प्लेटिनम के तार जो निकाल देने हैं। इस तरह से ये वेस्टर्न मानक सेल बना हुआ रहता है। अब हम इनके एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एनोड जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और ये कैडमियम और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। साथ में जो कैथोड है उसके ऊपर रिडक्शन होता है और यहाँ पर मर्क्यूरी सल्फेट है और यहाँ 2 होने चाहिए। तो मर्क्यूरी सल्फेट और जो इलेक्ट्रॉन लेंगे और मर्क्यूरी के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ में सल्फेट आयन बन जाएंगे और ये इसकी सेल रिएक्शन रहेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल होने के बाद ये इसकी नेट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। और इसको हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कैडमियम मर्क्यूरस सल्फेट प्लस 8/3 H2O जो कि लिक्विड जल के अणु हैं और इसी तरह से दोनों तरफ जोड़ देते हैं और इस तरह से इस सेल की नेट रिएक्शन लिखी जा सकती है। जब आपको इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये कैडमियम और इसका अमलगम ऑब्लिक कैडमियम सल्फेट की क्रिस्टल और ये विराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह लगा रखा है और साथ में मर्क्यूरी सल्फेट जो कि रिडक्शन हो रहा है तो ये मर्क्यूरी के अंदर कन्वर्ट होगा। इस तरह से आप इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पर इस सेल का जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल होता है, वो क्रमशः 1.083 वोल्ट तथा 1.087 वोल्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी समय तक स्थिर रहता है।
आगे हम संदर्भ इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी इलेक्ट्रोड की विभव का ज्ञात करने के लिए हम कोई ज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है और ज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड का विभव सेल के विद्युत वाहक बल तथा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर HCl का सॉल्यूशन भरा रहेगा और उल्टे कीप के आकार की कांच की ट्यूब होती हैं और इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। साथ में जो प्लेटिनम की तार की सहायता से जुड़ा हुआ प्लेटिनम की फॉइल लगा पन्नी लगी हुई रहती है और यहाँ का जो टेम्परेचर रखते हैं अगर 25 डिग्री हो और यहाँ की जो कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो उस स्थिति में ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का पत्र फॉइल होता है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई रहती है और ये पत्र अम्ल के विलयन में डूबा रहता है। एक एटीएम दाब पर इस विलयन में हाइड्रोजन गैस जब हम प्रवाहित करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस पूर्ण रूप से प्लेटिनम पत्र पर अधिशोषित हो जाती है। इस प्रकार प्लेटिनम पत्र की हाइड्रोजन गैस तथा जो विलयन सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन है उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। यदि विलयन में उपस्थित H+ की जो कंसंट्रेशन है उसको हम सक्रियता, उसकी सक्रियता इकाई हो एक मान ले, तो उस स्थिति में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है और उससे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो हम शून्य मानते हैं। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये दो तरह से कैथोड और एनोड दोनों की भांति काम कर सकता है। यहाँ पर जो एनोड पर जो रिएक्शन होते हैं वो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आयन के रूप में कन्वर्ट होगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इसकी जो हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं तो प्लेटिनम और उसके ऊपर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑब्लिक हाइड्रोजन जो कि एक एटीएम पर है और ऑब्लिक H+ आयन के रूप में टूटेगी और इसकी जो कंसंट्रेशन है 1 नॉर्मल जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर कैथोड के रूप में अगर काम कर रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, जो कि हाइड्रोजन आयन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है और इसी तरह से इसका ये सेल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है अगर हम इसको एनोड के रूप में काम लेते हैं तो कोई भी दूसरा जो सेल है उसको हमने जोड़ रखा है और ये अपना हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड सेल है, इसकी सहायता से हम जोड़ दें। जब आप इस सेल इनोड सेल को ज्ञात करोगे तो यहाँ पर जो किसी भी सेल का अगर पोटेंशियल ज्ञात करना है तो वो रहेगा और साथ में ये अपना हाइड्रोजन सेल जो कि ये एनोड की बात ही काम कर रहा है और ये जो जिस सेल का हम कॉपर सेल के साथ में जोड़ रखा है तो यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है। अब यहाँ पर इसमें से अगर ये जो कि आपने हाइड्रोजन सेल के लिए जो इसका पोटेंशियल मानते हैं वो 0 रहेगा, तो उस स्थिति में जो बचा हुआ इनोड सेल होगा वो जिस भी सेल का पोटेंशियल ज्ञात करना है वो उसी का रहेगा, तो यहाँ पर इसी सेल का आता है। इसी तरह से अगर इसको हम कैथोड के रूप में काम लेते हैं तो यहाँ पर कैथोड के रूप में काम ले रहे हैं
और Zn2+ जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Zn के रूप में कन्वर्ट होगा। और इस स्थिति में देखो जो ये सेल है और इसकी अगर वैल्यू को 0 मानोगे तो यहाँ पर जो इस सेल का जो ई नोड का मान आएगा वो नेगेटिव में देखने को मिलेगा। तो हम जनरली इसको एनोड के रूप में हाइड्रोजन सेल को काम में लेते हैं। बाकी ये कैथोड और एनोड दोनों के रूप में काम आ सकता है। अगले सेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कैलामल इलेक्ट्रोड। जो कैलामल इलेक्ट्रोड होता है इसमें भी एक कांच की नली होती है और साथ में ये कैलामल जो इलेक्ट्रोड होता है ये सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, द्वितीयक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। और इस कांच की जो ट्यूब है इसके पेंदे के अंदर मरकरी भरी हुई रहती हैं। जस्ट इसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ रहता है और इसके ऊपर आगे HCl का सॉल्यूशन भरा रहता है। और इस मरकरी को हम प्लेटिनम जो वायर है उसकी सहायता से जोड़ देते हैं और इस तरह से ये कैलामल इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रखी है। ये एक द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड है। इसमें कांच की एक नली होती है, पेंदे में शुद्ध पारा भरा हुआ रहता है और जस्ट इसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड जिसको हम कैलामल बोलते हैं भरा रहेगा। और साथ में जस्ट इसके ऊपर HCl का विशिष्ट सांद्रता का विलयन हम भर देते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की भांति काम करता है। जो प्लेटिनम का तार होता है वो हम विद्युत संपर्क के रूप में काम में ले सकते हैं। और इस कैलामल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो KCl जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है और साथ में ये मर्क्यूरस क्लोराइड और KCl की कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखी हुई है और अलग अलग कंसंट्रेशन पर जो इसका ई नोड का जो मान होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। यहाँ पर ई नोड लगा देना है ना। और 0.1 नॉर्मल पर इसका जो ई नोड की वैल्यू देखने को मिलती है वो -0.33 वोल्ट। और इसी तरह से 1 पर इसकी नॉर्मल के लिए जो सॉल्यूशन है इसकी जो ई नोड का मान आएगा -0.28 वोल्ट होती है। और साथ में अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है KCl का तो उसके लिए जो ई नोड का मान आता है -0.24 वोल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर इस कैलामल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है कि मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड ऑब्लिक KCl का सॉल्यूशन हमने भर रखा है, उसको बता रखा है। इसी के साथ में हम इसको नंस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हुए इस सेल का पोटेंशियल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर मर्क्यूरस क्लोराइड जो कि मरकरी आयन और क्लोरीन आयन के अंदर टूट रहा है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और इसकी जब आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो ये मरकरी से मरकरी कैंसिल हो जाएगा और बचे हुए को आप लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड की तरफ लिख देना है। इस तरह से इसकी नेट रिएक्शन आ जाती है। जो अब यहाँ पर नंस्ट इक्वेशन यूज करते हैं ई सेल बराबर ई नोड -0.0591 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये जो है प्रोडक्ट है और ये वाले जो है वो रिएक्टेंट है, तो इनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में इसका जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है वो यहाँ पर इसके कंसंट्रेशन लिखी हुई है उसकी घात के ऊपर चला जाता है। यहाँ पर मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड जो कि सॉलिड होते हैं उनके लिए हम इसकी यूनिट 1 मानते हैं। तो इस स्थिति में ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका ई नोड का जो सेल होगा उसका मान केवल क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो ई सेल बराबर ई नोड -0.0591 अपॉन 2 log 10 क्लोरीन आयन और घात 2। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 आगे की तरफ आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है वो n को बताता है। इस तरह से
इसकी जो ई नोड का सेल है, ई सेल है, वो इसका जो नेट मान आएगा ई नोड माइनस 0.0591 log 10 और क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन। इस तरह से आप कैलामन इलेक्ट्रोड के लिए ई नोड का मान ज्ञात कर सकते हो। अगला जो सेल है वो है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी एक कंटेनर होता है और साथ में इसमें HCl का सॉल्यूशन भरा रहेगा और इसमें एक सिल्वर का वायर होता है जिस पर सिल्वर क्लोराइड से कोटेड किया हुआ होता है और इसी की व्याख्या यहाँ पर कर रखी है। और ये एक द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसमें सिल्वर क्लोराइड की इस चांदी के तार पर तह चढ़ी हुई रहती है और साथ में HCl के विलयन में ये डूबा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोड भी जो विभव है जो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और यहाँ पर जो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और इनके जो ई नोड के मान हैं और साथ में ये इनकी क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर इसकी रिएक्टिविटी को हमने एक लेकर रखा है एक्टिविटी को, तो उस स्थिति में इसका ई नोड का जो मान आता है -0.22 वोल्ट आएगा और अगर क्लोरीन आयन सेचुरेटेड सॉल्यूशन ले रखा है तो उस स्थिति में जो ई नोड का मान आता है -0.019 वोल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी सेल रिएक्शन लिखी हुई है जो सिल्वर क्लोराइड जो कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर आयन और क्लोरीन आयनों में, और जो सिल्वर आयन है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सिल्वर से सिल्वर कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर ये इसकी नेट रिएक्शन आ जाती है। अब हम नस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हुए इस सेल का जो पोटेंशियल है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर नस्ट इक्वेशन लिखी हुई है जो ई सेल बराबर ई नोड माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा। तो ई सेल के लिए ई नोड आ जाएगा -0.0591 अपॉन 1 log और ये सिल्वर और क्लोरीन की कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ पर क्लोरीन आयन है ना और ये HCl। यहाँ पर जो सिल्वर है और जो सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड है तो इसके लिए जो यूनिट होगी वो 1 रहेगी और इस स्थिति में जो इस सेल का जो मान होगा वो क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर जो ये सेल के लिए ई नोड का मान हमने लिख रखा है ई सेल बराबर ई नोड माइनस 0.0591 log 10 और ये क्लोरीन की कंसंट्रेशन होती है। इस तरह से हम किसी भी सेल के लिए ई सेल का पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं इनकी सहायता से हमें अज्ञात सेल का जो पोटेंशियल है वो इन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। आज हमने मानक सेल क्या होते हैं और उनके लिए क्या प्रॉपर्टी है उनके बारे में डिस्कस किया है। साथ में रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलामल इलेक्ट्रोड और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और साथ में इन वीडियो को आप अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इनका फ़ायदा मिल सके और साथ में इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।